देखिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धि विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। देखिए, आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो सेशन है, तो ये सेशन रहेगा आपका जहांगीर। जहांगीर देखिए, ये अकबर का पुत्र था। सबसे पहले हम लोग शुरुआत की है मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की शुरुआत करते हुए हम लोग बाबर को पढ़े, उसके बाद हुमायूं को पढ़े, हुमायूं के बाद अकबर को पढ़े और अकबर के बाद जहांगीर को पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग जहांगीर को समझते हैं। देखिए, हम वास्तविक रूप से आपको इतना नॉलेज जरूर दे जाएंगे कि आप परीक्षा में क्वालिफाई कर दीजिए, आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आइए अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। और इससे पहले क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जहांगीर का जो जन्म था, जहांगीर देखिए जो शासन जो किया था, ये 1605 में गद्दी पर बैठा और 1627 तक क्या किया था, ये गद्दी पर बैठा था, शासन किया। तो जो जहांगीर का शासन काल था ये 1627 ईस्वी तक चला था। ठीक है, आपसे पूछेगा कोई कि जहांगीर गद्दी पर कब बैठा, 1605 ईस्वी में। और जहांगीर गद्दी पर कब तक बैठा था, 1627 ईस्वी तक। अब हम बात करते हैं कि जहांगीर का जो जन्म था ये कब हुआ था। देखिए, जहांगीर का जो जन्म था, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। 1569 ईस्वी, या कह सकते हैं 1569 एडी में। देखिए, जहांगीर के बचपन का नाम जो था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम और शेखू बाबा था। शेखू बाबा, बचपन का क्या नाम था, सलीम था और शेखू बाबा था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि शेखू बाबा कौन व्यक्ति था जिसको जाना जाता है, आप बताओगे जहांगीर। उसके बाद सलीम कौन था, जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है कि इसके पिता कौन थे। तो जहांगीर के पिता का नाम था, आप लोगों को पता ही है, पिता का नाम था अकबर। क्या नाम था, अकबर। पिता का नाम अकबर था। और माता जो थी, जहांगीर की माता का नाम था जोधाबाई। कौन जोधाबाई, आमेर वाली। जोधाबाई जो थी आमेर वाली थी। ठीक है, आमेर। नेक्स्ट बात होती है कि इसका एक पुत्र था। पुत्र का नाम था खुसरो। ठीक है, खुसरो। और खुसरो जो था ये मानबाई का पुत्र था। किसका पुत्र था, मानबाई का पुत्र। और ये जो मानबाई थी, ये बहन थी मान सिंह की। मानबाई पूछा जाए कि मानबाई कौन थी, मानबाई जो थी मान सिंह की बहन थी। और ये फर्स्ट वाइफ थी, पहली पत्नी जहांगीर की। जहांगीर की पहली पत्नी का क्या नाम था, मानबाई। क्या नाम था, मानबाई। इसको प्रेम से जहांगीर कहता था, उपाधि दिया था शाह बेगम का। जहांगीर उपाधि दिया था शाह बेगम, तुम हमारी क्या हो, शाह बेगम हो। ठीक है, इसने आत्महत्या कर लिया था। इसकी मौत पे चर्चा जब होती है तो आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो जहांगीर का ये तो पहला पुत्र था खुसरो। पहले पुत्र का क्या नाम था, खुसरो। देखिए, खुसरो जो था, ध्यान से जब मैं समझाता हूं तो आप लोग हमारी तरफ देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग समझिए बात को कि लिखना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। लिख तो आप बाद में भी लिख लेंगे, वीडियो को पुश करके लिखते चले जाएंगे, लेकिन समझिए बात को। देखिए, जो पिता का नाम अकबर और माता का नाम जोधाबाई था। इसका पुत्र था, अकबर का पुत्र जो ये था खुसरो था। खुसरो किसका पुत्र था, मानबाई का पुत्र था।
ये जो खुसरो था ये मानबाई का पुत्र था, ठीक है। मानबाई मान सिंह की बहन थी। ये पहली पत्नी किसकी थी? जहांगीर की। जहांगीर की पहली पत्नी। इसको जहांगीर कहता था, उपाधि दिया था शाह बेगम। जैसे अपनी पत्नी को आप लोग कुछ कहते हो, अपनी पत्नी का नाम बहुत सारे लोग, कोई मोटकी धर देता है, कोई छोटकी धर देता है, धरता है कि नहीं धरता है? तो उसी हिसाब से क्या होता है कि अपनी पत्नी का नाम जो भी आपको, अब तो जमाना बदल गया है, अब तो नाम बहुत अच्छा अच्छा शाह बेगम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो शाह बेगम है ये कौन बुलाता था? जहांगीर बुलाता था अपनी पत्नी को, फर्स्ट वाइफ थी इसकी ना, तो बहुत प्यार करता था इससे, ठीक है। आगे देखिए, ये आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या क्यों की थी इसको हम बताएंगे क्यों की थी। जब दुख तकलीफ इंसान को होता है तो आत्महत्या करता है। देखिए इसका दूसरा जो पुत्र था, ये तो पहला पुत्र था, दूसरा जो पुत्र था इसका नाम था दूसरे पुत्र का खुर्रम। दूसरे पुत्र का क्या नाम था? यहाँ पे लिख भी लिया करिए आप लोग पुत्र, नहीं तो भूल जाएंगे। दूसरा पुत्र खुर्रम। देखिए ये खुर्रम जो है ना, ये बाद में शाहजहां बनता है। क्या बनता है? शाहजहां। इसका नाम शाहजहां पड़ जाता है। खुर्रम ये जो होता है ये माता जोधाबाई, जोधा, माता जोधाबाई उदयपुर की जो थी उनका ही पुत्र था। उदयपुर बहुत सारी रानियों को रखते भी तो थी सब जहांगीर लोग, जो राजा बन जाता था, ठीक है। तीसरा जो पुत्र था, तीसरा जो पुत्र था, तीसरा पुत्र, तीसरा पुत्र था परवेज। क्या नाम है? परवेज तीसरा पुत्र है। और इसको बोला जाता है साहिब ए जमाल। साहिब, ये साहिबू ए जमाल, साहिबू ए जमाल का पुत्र था। नेक्स्ट जो चौथा पुत्र था जहांगीर का, चौथे पुत्र का नाम है, चौथे पुत्र का जहांगीर के, ये है शहरयार, ठीक है। और ये एक दासी का पुत्र था। माँ इसकी जो थी दासी थी। अब देखिए बात समझिए, बात को सुनिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जहांगीर के कितने पुत्र थे, तो आप बताएंगे 4 पुत्र। कितने पुत्र? 4 पुत्र। पहला जो पुत्र था उसका नाम था खुसरो। ये फर्स्ट वाइफ थी जो मानबाई मान सिंह की बहन थी, उससे शादी किया था जहांगीर। और उससे पहला जो पुत्र था उसका खुसरो था, ठीक है। सिस्टम के हिसाब से खुसरो को बनना चाहिए था इसके बाद वारिस, लेकिन नहीं बनता, इसलिए मानबाई क्या कर लेती हैं? हत्या कर लेती हैं। क्योंकि बनाता है जो ये बनाता है ये पुत्र को, दूसरे पुत्र का नाम है इसका खुर्रम। खुर्रम को शाहजहां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाहजहां। ये देख रहे हो जोधाबाई का पुत्र था। किसका? जोधाबाई का पुत्र, जिससे कि क्या करता था ये जहांगीर बहुत ही प्रेम करता था। फर्स्ट वाइफ से तो करता ही था, इसको दूसरी वाइफ बहुत अच्छी लगती थी, शादी किया था, ठीक है, प्रेम विवाह ये किया था किससे? जोधाबाई से। तो जोधाबाई का ही पुत्र खुर्रम था, तो इसको क्या किया था? अगला वारिस मान लिया था। कौन? सॉरी जहांगीर, ठीक है। ये उदयपुर की रहने वाली थी ये। तीसरा जो पुत्र था परवेज था, ठीक है। परवेज साहिबू ए जमाल की का पुत्र था। बात समझ में आई? उसके पास 3 पत्नियां हो गई। एक पत्नी देखो क्या था कि मैं बताया था कि जो मुगल साम्राज्य में जब बाबर आक्रमण किया था तो मुगलों का एक इतिहास था कि मुगल क्या करते थे कि सुंदर नारी या लड़की को देखते थे, वो सब क्या करते थे? अपने राजमहल में उनको जगह देते थे सेवा करने के लिए। तो जो सेवा करने के लिए ये व्यक्ति, जो शहरयार की माता थी, एक दासी थी। जो दासी थी ये सेवा करती थी लोगों की, ठीक है, राज दरबार के लोगों की। तो ये क्या कर बैठा? जहांगीर को उससे मोहब्बत हो गई, ठीक है, वहीं उससे शादी किया। वो पुत्र जो पैदा हुआ उसका क्या नाम था? शहरयार था। क्या नाम था? शहरयार। इसका आप लोग डेट याद रखिएगा कि शहरयार किसका पुत्र था? ये दासी का पुत्र था, ठीक है। राज दरबार में जो दासियां थी इसका ये पुत्र था शहरयार, जहांगीर का। बात समझ रहे हैं? इसको याद रखना है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछता है, क्योंकि ये सब तो मान लो सबसे विवाह किया था, मानबाई से विवाह किया था, जोधाबाई से विवाह किया था, शाहिबू ए जमाल से विवाह किया था, लेकिन इससे विवाह नहीं किया था दासी से, ठीक है। ऐसे ही पुत्र हो गया था। बात समझ रहे हो? तो नोट कर लीजिए।
देखिए जो जहांगीर का राज्याभिषेक होता है, जहांगीर का राज्याभिषेक जो जहांगीर का राज्याभिषेक होता है ये 3 नवंबर 1605 ईस्वी को होता है। ठीक है, जैसा कि मैं बताया हूं आपसे 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। और ये जो राज्याभिषेक होगा ये कहाँ होगा? ये आगरा किला में होगा, आगरा के किले में, फोर्ट ऑफ आगरा। ठीक है, देखिए 1599 में ये क्या करता है, इसका जहांगीर का एक पुत्र होता है, हम बताए थे खुर्रम, क्या बताते हैं, ये भग जाता है। देखिए कहाँ भगता है, $1599 में अजमेर से इलाहाबाद भागता है, अजमेर से इलाहाबाद भागता है। दूसरी बात क्या होती है कि अबुल फजल समझाने गए। कौन भेजा? जहांगीर भेजा। किसको? सॉरी, ये बात हो रही है शाहजहां की नहीं, ये बात हो रही है जहांगीर की। जहांगीर को देखो अकेला पुत्र था, अकबर का अकेला पुत्र था। देखिए अकबर के बारे में एक ऐसी बात होती है कि जब अकबर के पुत्र नहीं हो रहे थे, अकबर ने काफी मिन्नतें मांगी थी। अकबर ने क्या की थी? काफी मिन्नतें मांगी थी कि हमारा पुत्र हो जाएगा तो हम जाएंगे अजमेर चिश्ती दरगाह में चादर चढ़ाएंगे, ऐसी उसकी मन्नत थी। तो एक पुत्र पैदा हुआ था उसको इतनी रानियां होने के बाद। कौन सा पुत्र था उसका? जहांगीर। कौन सा था? जहांगीर। अब इसको गद्दी पर बैठा रहा है बेचारा, ये भग रहा है। 1599 अकेला बच्चा है तो नाटक करबे करेगा। जितने लोग अकेले हैं देखो, या तो अकेला जो अपने माँ बाप का बच्चा होता है बेटा, या तो माँ बाप को उजाड़ देता है, भिखारी बना देता है, ठीक है, किसी काम का नहीं छोड़ता है उनको, या तो खूब अच्छा व्यक्ति बनकर उनका नाम रोशन करता है। तो ये इसको थोड़ा सा राजपाट से विद्रोह करता था। ठीक है, अकबर क्योंकि लंबा शासन कर लिया था ना, अकबर 49 साल शासन किया था, तो इसको लगता था कि पाप गद्दी पर बैठल हूँ, हम क्या करब। इसको लगता था कि अब हम भी बूढ़े हो जाएंगे बिना गद्दी पर बैठे, बिना शासन किए ही, पापा छोड़ते ना हो गद्दी तो हम कहाँ से बैठे। तो ये क्या किया कि गुस्से में भाग गया 1599। कहाँ भगा? इलाहाबाद। कहाँ भगता है? इलाहाबाद। अजमेर से कहाँ गया? इलाहाबाद। अब देखो इसको भेजने के लिए अकबर के नवरत्नों में मैं बताया था जो पीछे से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, एक अबुल फजल था। क्या नाम था? अबुल फजल। अबुल फजल समझाने गए, अबुल फजल समझाने गए, इसको समझाने गए, अबुल फजल समझाने गए। तो उसे ये क्या किया? तो उसे ये क्या किया? तो उसे ये मरवा दिया। मैं आपको पहले ही बताया था कि किसके द्वारा मरवाया था, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्योंकि अकबर के समय में मैं पढ़ा दिया था। ठीक है, अबुल फजल को इसने क्या किया? मरवा दिया। अब देखो इसको समझाने गई बैरम खां की पत्नी, बैरम खां को जानते होंगे आप लोग, बैरम खां की पत्नी जो थी इसको समझाने जाती है। बैरम खां कौन था पता है? अकबर जब 13 वर्ष की आयु का था ना, तो अकबर जब 13 वर्ष की आयु का था तो बैरम खां ही ने उसका संरक्षण किया था। बाद में इसको सब क्या करते हैं? मरवा देते हैं। बाद में क्या करते हैं? साजिश करके मरवा देते हैं। लेकिन बैरम खां की जो पत्नी थी, बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम ने इसको समझाती है। सलीमा बेगम ने समझाया, कौन समझाया बेटा? सलीमा बेगम ने। ठीक है, आगे देखो क्या होता है कि ये समझ जाता है, इसको बकायदे समझाती है सलीमा बेगम की देखो अकबर की उम्र हो गई है, अकबर बेचारा कितने दिन तक रहेगा गद्दी पर, तो अकबर नहीं रह पाएंगे ज्यादा दिन तक, तो आप क्या करिए कि आप ही उनके इकलौते वारिस हैं, आप क्या करिए, आप ही गद्दी को संभालना है। तो बड़ा बहका फुसला के इनको लाई। और देखिए बात होती है 1606 में,
1606 में 1606 में इसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। 1606 में इसके पुत्र खुसरो ने देख रहे हो विरोध कौन कर रहा है? खुसरो, जो मानबाई का पुत्र था। किसका पुत्र? मानबाई का। मान सिंह की बहन मानबाई थी और उसका पुत्र जो था खुसरो विरोध करता है किसका? पापा का, अपने डैडी का। ठीक है, अब विद्रोह करता है कब? 1606 में। आगे देखो क्या होता है कि इसको खुसरो का समर्थन, देखिए जो विद्रोह करता है ना, तो इसका समर्थन करने के लिए कितने व्यक्ति थे? समर्थन करने में लगे लोग थे जो, देखिए नाम इसको जानिए कौन कौन समर्थन करने में लगा था। इसका जो मान सिंह थे पहले, मान सिंह पहले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति जो था विद्रोह करने में, ससुर इसका था। ससुर था। ससुर का क्या नाम था? अजीज। देखिए अजीज कोका क्या थे? इसके ससुर थे। ये भी इसके साथ थे खुसरो के, ठीक है, विरोध करने में। एक व्यक्ति थे लाहौर का दीवान, लाहौर का दीवान, ये भी था इनके साथ। उसका क्या नाम था? हसन बेग। ये भी जुड़ा हुआ था हसन बेग विरोध करने में। एक व्यक्ति था आगरा, जो ये लाहौर का दीवान था, ये हसन बेग नहीं था। ये जो व्यक्ति था ये अब्दुल रहीम था। इसका नाम आप लोग भूलिएगा मत, परीक्षा में पूछता है, अब्दुल रहीम। और एक व्यक्ति थे आपके पास आगरा से जो विरोध कर रहे थे, ये हसन बेग थे अमीर खुसरो के साथ। और अर्जुन देव थे। अर्जुन देव थे सिखों के पांचवें गुरु ये थे अर्जुन देव। इन्होंने भी क्या किया? साथ दिया खुसरो का, ठीक है। और 1606 में आगरा से लाहौर भाग गया ये। 1606 में ही क्या करता है? 1606 में आगरा से फिर कहां भागता है? लाहौर भागता है। देखिए आगरा से ये लाहौर खुसरो क्यों भागता है? क्योंकि ये हम इस समय राज्य के अंतर्गत अगर ये काम करेंगे, विद्रोह करेंगे, पता चलेगा जहांगीर को, तो क्या करेगा? मरवा देगा। बात समझ रहे हो? तो ये भाग के लाहौर गया। लाहौर में इनसे मिलता है मान सिंह से, अजीज कोका से, अब्दुल रहीम से, हसन बेग से, सिखों के पांचवें गुरु से। वहां से षड्यंत्र करता है, ठीक है। आगे देखिए, खुसरो को यहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीर क्या करता है? खुसरो को गिरफ्तार करवाता है। और गिरफ्तार कहां से करवाता है? लाहौर से। कहां से? लाहौर से। ये बातें पता चल गई थी किसको? जहांगीर को। तो जहांगीर करता है, सैनिकों जाओ उसको क्या करो? कैद करो। ये सब कैद कर लिए। अब जब कैद हो जाता है तो इसका मन करता है कि इसकी आंखें फोड़ दी। तो जहांगीर का तो इच्छा करता है कि उसको हम जान ले लें उसका, लेकिन बेटा था उसका, इसलिए जान नहीं ले पाया, लेकिन उसकी एक आंखें फोड़ दी। जिससे रोशनी चली गई, जिससे रोशनी चली गई। और भाई ने इसको क्या किया था? भाइयों ने इसको मिलकर मरवा दिया था। भाइयों ने बाद में क्या किया? भाइयों ने मरवा दिया। अब देखिए ये तो रास्ता खाली हो गया खुर्रम का। किसका रास्ता खाली हो गया? खुर्रम का। खुर्रम कौन है? शाहजहां है। तो देखिए ये बेचारा टपक गया। कौन? खुसरो। अब तो रास्ता खाली हो गया खुर्रम का। नोट कीजिए। देखिए अब बात होती है 1611 में। 1611 में जहांगीर की शादी कहां होती है? उसकी शादी
उसकी शादी मेहरू निशा से होती है। मेहरू निशा से होती है, ठीक है। किससे होती है? मेहरू निशा से होती है। और मेहरू निशा को ये जो जहांगीर बोलता था, ये किस नाम से बोलता था? ये नूर जहां के नाम से बोलता था, नूर जहां, ठीक है। तो अपनी अपनी पत्नी का अलग से भी नाम रखा जाता था। तो जहांगीर जो बोलता था इसको नूर जहां के नाम से बोला जाता था। ये एक ही स्त्री है, ठीक है, मेहरू निशा और नूर जहां, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो इसकी पहली शादी थी, मेहरू निशा की पहली शादी एक व्यक्ति से हो चुकी थी। पहली शादी जो हुई थी, पहली शादी, इसका जो पहला पति था ये था कुली बेग शेर खां। और दूसरा पति कौन था? जहांगीर था, ठीक है। इस देखिए यहाँ सभी लोग ध्यान से देखिए, इसका जो जहांगीर से शादी मेहरू निशा नूर जहां से हुई थी। नूर जहां से इसलिए शादी किया ना कि लोग बताते हैं कि नूर जहां, एक सोचिए कि उसका नाम नूर जहां है, मतलब कि उसके जैसी कोई पूरे आगरा से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे भारत में सुंदर स्त्री नहीं थी। उसकी शादी हो गई थी। उसकी शादी किससे हुई थी? कुली बेग शेर खां से हुई थी। अब जब शेर खां से हुई थी तो ये कहा कि अब उसको छोड़ दो तुम, अब तुम हमारी हुई। जहांगीर से उसकी शादी हुई, उसकी किससे हुई? जहांगीर से शादी हुई। अब ये जब हुई तो इससे एक बेटा पैदा इसका था, मेहरू निशा का एक बेटा पैदा था शेर खां से, ठीक है। पहले से ही, सॉरी बेटी थी, बेटी का नाम था लार्ड मलिका। बात समझ रहे हो आप लोग? शेर खां और जो मेहरू निशा से एक पुत्री थी लार्ड मलिका, इससे कोई जहांगीर से संबंध नहीं था, फिर भी देखिए जहांगीर इससे शादी किया था, ठीक है। अब देखिए दो गुट बटेंगे कौन कौन से। पहले तो देखिए यहां थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि बंगाल की सूबेदारी जो थी, बंगाल की सूबेदारी 1606 ईस्वी में मान सिंह से छीन ली गई। मान सिंह से छीन ली गई। क्यों? क्योंकि वहां पे खुसरो का मामा ये था, मानबाई का भाई था। तो अब खुसरो तो रहा नहीं, तो इसकी जागीर जो है वहां की छीन ली गई। आगे देखिए क्या होता है, इसके जगह जो जागीरदारी थी बंगाल की उसको दी गई कुतुबुद्दीन किसको दी गई? कुतुबुद्दीन को। और ये क्या करता है, जागीर इसे छीन लेता है कौन? शेर खां। कौन छीन लेता है? शेर खां, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहां पे शेर खां की मृत्यु हो जाती है। शेर खां की मृत्यु। देखिए बात समझिए, बंगाल की जो सूबेदारी थी 1606 में मान सिंह से छीनकर किसको दी गई? कुतुबुद्दीन को। कुतुबुद्दीन ने वापस लिया शेर खां, और इसको कौन मरवा दिया? मान सिंह मरवा दिया। शेर खां की क्या हो गई? मृत्यु, मतलब ये खत्म हो गया, कुली बेग। बात समझ रहे हो? ये जो इसका पहला पति था ये क्या हुआ? खत्म हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए जो नूर जहां थी, यहां पे देखिए ध्यान से समझिएगा पहले, ये जो नूर जहां थी, नूर जहां, इसका एक नाम था और लिख लीजिएगा, नूर जहां का नूर महल भी नाम था। नूर महल, इसको जहांगीर बोलता था नूर महल, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इस महल में, ठीक है। देखिए नूर जहां के पिता का नाम जो था, पिता का नाम, नूरजहां के पिता का नाम एतमातुद्दौला था। और इसकी माता, इसके भाई जो थे, भाई नूरजहां के,
इसका भाई तो आसफ खां, आसफ खां, आसफ खां, खान ए शामा, इसको बोला जाता था खान ए शामा, शामा। और इधर माँ इसकी जो थी नूरजहां की माँ का नाम था असमत बेगम, असमत बेगम। ये देखिए एक तो नूरजहां का गुट था, ये किसका गुट था? नूरजहां का, नूरजहां का गुट था। पहला पति इसका मारा ही गया था, दूसरा पति जहांगीर ही था। देखिए नूरजहां नूर महल के नाम से जाना जाता था, इसके पिता का नाम एतमाद-उद-दौला था, इसके भाई का नाम आशफ खां था, खान ए शामा, और माँ का नाम असमत बेगम था। ठीक है, नूर का ये नूरजहां का गुट था। एक तरफ कौन था? एक तरफ खुर्रम था। एक तरफ कौन था? खुर्रम। ये तो नूरजहां का गुट था, एक तरफ खुर्रम का गुट था जो शाहजहां कहा जाता है। 1621 में 1621 में असमत बेगम की मौत हो जाती है। असमत बेगम की मौत। देखिए ये सब जो थे ना, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो नूरजहां के ये जो थे माँ थी और पिता था, ये बड़ा गुमराह करते थे नूरजहां को। बात समझ रहे हो? जैसे नहीं होता है कि शादी हो जाती है तो बिटिया दूसरे के घर चली जाती है तो माँ बाप डिस्टर्ब करने लगते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, घर बिगाड़ने वाली बात। तो यहाँ घर बिगाड़ने वाली बात करती थी इसकी माँ, ये बेचारी टपक गई। अब इसके पिता की भी मौत हो जाती है 1622 में। 1622 में एतमाद-उद-दौला, एतमाद-उद-दौला की मौत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद खुर्रम की शादी। अब ये देखो क्या करती है, कौन? नूरजहां। नूरजहां खुर्रम की शादी किससे करवाती है? खुर्रम, खुर्रम की शादी। खुर्रम कौन से नाम से जाना जाता है बाद में? शाहजहां के नाम से। किस नाम से? शाहजहां। खुर्रम की शादी देखो कैसे होती है शादी। अर्जुमंद बेगम, अर्जुमंद बेगम, बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, बानो बेगम से ये जो नूरजहां के छोटे भाई की लड़की, ये जो नूरजहां के भाई है आसफ खां, यहाँ देखिए ध्यान से, आप सभी लोग थोड़ा सा समझते चलिए। ये जो आसफ खां की बेटी थी, ये आसफ खां की, ये आसफ खां की क्या थी? बेटी थी। बेटी कौन? अर्जुमंद बानो बेगम। ये इसलिए करवाती है कि खुर्रम हमारे हाथ में ही रहेगा। नूरजहां करवाती है, नूरजहां अपने भाई आसफ खां की बेटी से किसकी शादी करवाती है? खुर्रम की शादी करवाती है। उसका क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। बात समझ रहे हैं? शादी हो गई। अब क्या होगा? एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो व्यक्ति मरा है नूरजहां का पिता, ये एतमाद-उद-दौला की जो मकबरा कहाँ बनता है? मकबरा, इसका मकबरा, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि मकबरा कहाँ बना है? तो ये बना है आगरा में। ये नूरजहां के पिताजी का मकबरा था एतमाद-उद-दौला का। ठीक है, तो मकबरा पूछेगा तो आप बताइएगा आगरा में। ठीक है, हम सुनिएगा। होता यूं है कि नूरजहां जो थी वो, उसका मेन उद्देश्य था कि हम बनाए किसको? हम एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाए जो कि हमारे अधीन हो, हमारे अधीन, हमारे अंडर हो, हम जो कहें वो बात माने। क्योंकि जहांगीर के समय उसका एक बेटा था, 4 बेटे थे। खुर्रम, खुर्रम तो मारा गया। उसके बाद इसने एक शादी कराई थी, इसकी चाहत थी जो सॉरी, इसकी चाहत थी खुर्रम, जो शाहजहां बाद में बनता है, उपाधि पाता है। इसकी शादी कराई किससे? कि ये अपने भाई आसफ खां की बेटी से कराई। इस उद्देश्य से कराई कि जब ये राजा बनेगा तो कहीं न कहीं हमारे उद्देश्य का प्राप्ति करेगा। आसफ खां हमारा भाई है तो हमारा ही सुनेगा। बाद में एक देखिए खुर्रम का भाई था, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं?
उसका नाम था क्या? शहरयार। शहरयार था, शहरयार से शादी कराई किसकी? अपने लड़की की, जो कि शेर खां की बेटी थी। नूरजहां दूसरी पत्नी थी जहांगीर की। तो जो मलिका, क्या नाम था उसका? मलिका जहां, लाड मलिका, ठीक है। लाड मलिका जो थी उससे शादी कराई और उसकी चाहत थी कि उसका दामाद जो शहरयार है वो गद्दी पर बैठे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि आसफ खान ने उसको धोखा दे दिया। उसका भाई आसफ खान, उसकी भी एक तरफ चाहत थी कि हमारा दामाद खुर्रम, शाहजहां क्या करे, गद्दी पर बैठे। तो ये जो लड़ाइयाँ रही इसकी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या थी। देखिए, छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे। हमारी इस छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे। हमदर्द नहीं था कोई, हमदर्द नहीं था कोई, हमदर्द नहीं था कोई, इंसान बहुत थे, इंसान बहुत थे। आपके समकक्ष आपको साथ देने वाले इंसान तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हमदर्द कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 1626 में प्रवेश करते हैं। 1626 की बात है कि 1626 में महावत खान ने विद्रोह किया। देखिए, एक व्यक्ति था जो नूरजहां को पसंद नहीं करता था, उसका नाम महावत खां था। उसने क्या किया कि नूरजहां की शक्ति को देखकर व्यथित था, विरोध कर दिया। कहा कि जहांगीर को राज्य चलाना है, अब उसकी जो प्रेमिका है नूरजहां, अब वो राज्य चला रही है, तो कहीं ना कहीं बगावत कर दी। तो लिख लीजिए 1626 में, 1626 में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने नूरजहां के खिलाफ बगावत कर दी। महावत खां, महावत खां, महावत खां ने विद्रोह किया, ने विद्रोह किया, विद्रोह किया। नेक्स्ट है, बाद में शाहजहां से मिल गया। और ये क्या करता है महावत खां, बाद में किससे मिलता है? बाद में शाहजहां से मिलता है, शाहजहां। पोस्ट में लिख लीजिए खुर्रम, खुर्रम से मिलता है। अच्छा, खुर्रम का बड़ा भाई कौन था? आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। खुर्रम का बड़ा भाई खुसरो था ना, जो मारा गया था, ठीक है, मारा गया था। और उसको मारने का मेन कारण यही था कि खुसरो ने अबुल फजल को मरवा दिया था। तो इसको क्या किया, एक आंख निकाल दी गई। जहांगीर ने क्या करवा दी, इसकी एक आंख निकलवा दी, क्योंकि ये जहांगीर के ही विरोध में काम करने लगा था। इसकी एक आंख निकलवा दी और इसका जो देखने का था रोशनी चली गई आंख की। तो क्या हुआ कि ये इसको मारी डाले लोग। अब बात आगे आती है कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई। देखिए, जहांगीर जो होता है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई, न्याय की जंजीर बनवाई, न्याय की जंजीर बनवाई। और पूछेगा आपसे कि ये न्याय की जंजीर कहाँ बनवाया था जहांगीर ने, तो आप बताओगे आगरा में। कहाँ बनवाया था? आगरा में। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए आधिकारिक पद दिए। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए, यही देखिए गलती कर रहा है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए अधिकार दिए, अधिकार दिए। एक तरफ देखिए शाहजहां जो था, शाहजहां परवेज, ये संधि करते हैं। एक तरफ इधर लिख लीजिएगा कहीं कोने में, एक तरफ शाहजहां और परवेज, इनकी क्या होती है? संधि होती है। और ये संधि किस नाम से जानी जाती है? ये संधि जानी जाती है मुगल और मेवाड़ संधि। मुगल
मुगलों और मेवाड़ों के बीच, मेवाड़ों के बीच ये संधि जो होती है 1615 में होती है। ठीक है, एक तरफ लिख लीजिएगा। एक और संधि शाहजहां करता है, अहमदनगर से संधि करता है। अहमदनगर से संधि करता है। ये संधि जो है, ये संधि जो होती है 1617 में। देखिए, इस संधि का एक उद्देश्य था। पहले ही खुर्रम ने कर दिया था कि आपको मान सम्मान सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, जब ये मेवाड़ियों से संधि करता है, आपको विद्रोह करने के लिए कुछ बचा नहीं है। खुल्लम खुल्ला बोलता है, क्योंकि राजनीति बहुत ज्यादा होती थी। क्योंकि बाबर से लेकर आप देखे ही हैं, अफगान से लेकर लोधी वंश से लेकर सैयद वंश से लेकर, इसने भी पढ़ा, जहांगीर ने सुना था सब चीजों को। तो इसने संधि करने से पहले ही कुछ पहलुओं पर बल दिया था, बताया था कि देखिए मेवाड़ के शासकों, हम आपसे संधि कर रहे हैं, हम आपको बहुत बड़ा सम्मान देंगे अपने राजपाट में, आपको कोई विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से कहाँ पे हुआ था कि संधि हुई थी। चाहे अहमदनगर की संधि किया था खुर्रम, चाहे मुगलों और मेवाड़ों के बीच संधि हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, जहांगीर के समय में अंग्रेज आए थे। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जहांगीर के समय में, जहांगीर के समय में अंग्रेज, देखिए व्यापार करने आते हैं तो ये जहाज से आते थे, जहाजों से आए, और जहाजों की संख्या कितनी थी? 3 थी। देखिए ध्यान से पहले समझ लीजिए, ध्यान से पहले समझिएगा चीजों को, क्योंकि लिखने के लिए तो सब पढ़ा है बुक में। जहांगीर को जहाज बड़ा पसंद थे। जहांगीर समुद्री मार्ग पे भी घूमने जाता था। वहां जो अंग्रेजों की बनावटें थी जहाज की व्यापार के लिए, इसको बड़ा पसंद थी। तो देखो 3 लोग आए, 3 जहाजें आई थी। कौन कौन आई थी जहांगीर के समय में? 3 जहाजों का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो पहली जहाज जो थी इसका नाम है रेड ड्रैगन। पहली जहाज का नाम क्या है? रेड ड्रैगन। और जो दूसरी जहाज थी, दूसरी जहाज का नाम है कॉन्सेट। और तीसरी जो जहाज इसके समय में आई थी, तीसरी जहाज का नाम है हेक्टर। इसी जहाज से अंग्रेजी यात्री व्यापार करने आया था, उसका नाम था हाकिंस। क्या नाम था? हाकिंस। इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए कि जहाज कौन कौन से थे। देखिए, अब ये जो हाकिंस व्यक्ति था, हाकिंस, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ही आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए वहां का जो व्यक्ति था ब्रिटेन का, उसने एक कंपनी को भेजा जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत भेजा। और इसका मेन उद्देश्य जो था, इसका मेन उद्देश्य था व्यापार करना। इसके साथ हाकिंस के साथ 2 और व्यक्ति आए थे। 2 व्यक्ति का नाम है, पहले का नाम है कीलिंग। पहले का नाम क्या है? कीलिंग। और दूसरे का नाम है विलियम हिंच। ये दूसरा व्यक्ति था। ठीक है, तो देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि हाकिंग का दोस्त ये लोग था, जो कि हाकिंग के साथ आया था। और वहां की ब्रिटेन के जो उस समय व्यक्ति थे, उसने भेजे थे किलिंग विलियम फिंच को, हाकिंग के साथ जाइए आप व्यापार को देखिए कि कौन सा ऐसा भारत में व्यापार है जो कि अंग्रेजी हुकूमत को मुनाफा दे सके। तो ये लोग आए तो व्यापारी बनकर। अब देखिए करते क्या है कि सूरत पहुंचते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ सूरत पहुंचे। कौन पहुंचा? हाकिंस। देखिए सूरत पूछता है एग्जाम में कि कब पहुंचा था। सूरत गुजरात में पड़ता है, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, गुजरात, सूरत गुजरात।
और ये 24 अगस्त 1608 को पहुंचा। 24 अगस्त 1608 को पहुंचा। ठीक है। कुछ अंग्रेज तो ऐसे भी हैं कि जो कि अकबर के समय में भी आ गए थे। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले अंग्रेज किसके समय में आए थे मुगल साम्राज्य के। तो आप यहाँ पे कहीं कोने में लिख लीजिएगा, दूसरे पेज में अकबर के समय में वाले में लिख लीजिएगा। अकबर के समय में दो व्यक्ति आया था, एक 1579 में आया था, उसका नाम था स्टीफन थॉमस। और जो दूसरा व्यक्ति 1583 में आया था, उसका नाम था राल्फ फिंच। देखिए ये जो फिंच है फिंच नाम के बहुत सारे अंग्रेज भारत में आए। ठीक है। तो अकबर के समय में आने वाले दो व्यक्ति हैं जो कि अंग्रेज थे, दो व्यक्ति अंग्रेज भारत में आए थे। और जहांगीर के समय में मेन जो अंग्रेज था ये कौन था बेटा? हाकिंस था। कौन था? हाकिंस था। तो ये चीजों को आप याद रखिएगा, ये लिखना हो तो अकबर के समय में लिख सकते हैं कहीं पर भी, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर के समय में ऐसे कौन से अंग्रेज थे जो कि आए थे भारत में शासन करने के लिए, तो आप बता ले जाए। आगे देखिए ये सूरत जाता है, वहां के चीजों को देखता है, वहां पे क्या किया जा सकता है व्यापार उसको समझता है। फिर आगे जाता है 16 अप्रैल 1609 को, 16 अप्रैल 1609 को आगरा पहुंचता है। ठीक है। वहीं पे क्या होती है? आगरा पहुंचता है। उस समय ज्यादातर लोग आगरा में ही रहते हैं, शासन करने वाले, साम्राज्य चलाने वाले। अब ये आगरा जब पहुंचा तो ये मुगल दरबार में गया। कहां पे? मुगल दरबार में। ये जाता कहां पे है? मुगल दरबार में। आंधियों ने कुछ क्षति करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इतनी हिम्मत बांधी कि आंधियों की क्षति हो जाए। ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास रोकेंगे नहीं, चाहे कितना भी आंधी आए, क्योंकि हम लोगों का जीवन ही बना है आंधियों और तूफानों से लड़ना। ठीक है। तो हम लोग अपने जीवन को एक तरह से कर लीजिए कि संघर्षों में बदलते हुए संघर्ष करेंगे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आप लोग भी जुड़े हैं तो संघर्ष करते रहें। ठीक है। सीखते रहें चीजों को। देखिए यहाँ पे मुगल दरबार में पहुंचता है। अब मुगल दरबार में पहुंचा तो एक व्यक्ति था। जब ये पहुंचा तो सुनिएगा, जब ये पहुंचा तो एक व्यक्ति था, सैनिक था। उसने बोला कि जहांगीर जी हमारा वेतन रुका पड़ा है, थोड़ा सा वेतन में वृद्धि कर देते, हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है, थोड़ा सा वृद्धि कर देते तो हमारा काम चल जाता, हमारा परिवार खुश रहता। तो जहांगीर उसको फेंकवा देता है कहाँ पे? शेर जहाँ पे रहते हैं, शेर रखा रहता है उसके बीच में फेंकवा देता है उसको, शेर खा जाते हैं सब। ये बेचारा डर जाता है। कौन? हाकिंस डर जाता है। ये तो इसका कोई उद्देश्य नहीं। लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा शासक था, कुशल शासक था, समझता था लोगों को। पहले आते आते इसने देखा कि ये हाल है, अब हम क्या बात करें व्यापार के बारे में, इससे हो सकता है कि मुझको कहीं और आग के हवाले करवा दे। तो ये सोचता है। आगे देखिए क्या होता है। देखिए इसको मुगल साम्राज्य में इंग्लिश खान की उपाधि मिली। ये बड़ा प्रभावित किया जहांगीर को। तो जहांगीर भी प्रभावित था इनके जहाजों से, इनके व्यापार से। तो देखो इंग्लिश खान की उपाधि मिली इसको। तो इंग्लिश खान कौन कहा जाता था? इंग्लिश खान कौन कहा जाता था? हाकिंस। किसके शासन काल में? जहांगीर के इंग्लिश खान कहा जाने लगा। अब बात होती है कि इसको देखिए 400 जात का मनसब बना दिया जाता है। हाकिंस को 400 जात का मनसब, मतलब कि 400 जात को ये क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे उनका। ठीक है। आगे देखिए क्या होता है कि 1611 में मिडल्टन आया। इसने क्या किया कि मिडल्टन 1611 में आता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मिडल्टन कब आया? 1611 में। दूसरा क्वेश्चन है 1612 में, 1612 ईस्वी में पाल कैनिंग और
देखिए ये भी अंग्रेज थे, पाल कैनिंग। अब धीरे धीरे इन लोगों का साम्राज्य बढ़ रहा है। पाल कैनिंग और एडवर्ड आए, एडवर्ड आए, ठीक है। देखिए 1612 में पाल कैनिंग और एडवर्ड आए और 1615 में थॉमस रो आया। थॉमस रो आया और इसने व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। उसके बाद 1627 में जहांगीर की मौत हो जाती है। 1627 में बेचारा जहांगीर बीमार रहता था और 1627 में जहांगीर की क्या हो जाती है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। अब बात आगे आती है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया जाता है। देखिए जहांगीर का मकबरा जो बनता है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनता है, लाहौर में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जहांगीर अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। जहांगीर की आत्मकथा जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीरनामा, जहांगीर नामा। और इधर जो होता है फारसी भाषा में, फारसी भाषा में इसको पूर्ण मोतियाबिंद खां के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फारसी भाषा में इसको पूर्ण मोतियाबिंद खां के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए क्या होता है कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। इसने क्या करता था कि लोग जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा है उसको देखकर ये चित्र बना देता था। बहुत सारे ऐसे ऐसे चित्र बनाए इसने कि लोग स्तब्ध हो जाते थे इसके चित्र को देखकर, ठीक है। तो लिख लीजिए कि जहांगीर के समय को जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, इसके समय के चित्रकार इसके समय के चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई। नादिर उल असर की उपाधि दी गई। और भी बातें हैं जो कि इसके समय में, जहांगीर के समय में, जैसे कुछ व्यक्ति थे
जिसको संरक्षण दिया गया, जैसे महान व्यक्तित्व का के लोगों को संरक्षण दिया गया, जो महान व्यक्तित्व थे उनका नाम लिख लीजिए। जैसे दौलत खां, और व्यक्ति एक था अबुल हसन को, और एक महान व्यक्तित्व था उसका नाम था भीषण दास को भी इसी जहांगीर ने संरक्षण दिया था। एक व्यक्ति आप लोग मनोहर उनको दिया गया था। एक व्यक्ति थे फारूक बेग को संरक्षण दिया था। एक महान व्यक्तित्व है सूरदास को भी यहाँ संरक्षण मिला था। सूरदास ने रचना भी की थी। सूरसागर, ये कृष्णपंथी के व्यक्ति थे। सूरसागर, सूर सरावली और भी बहुत सारी किताब का वर्णन किए हैं सूरदास ने, तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, जैसे कि रिश्तों की भी एक उम्र होती है मेरे दोस्त, कुछ मरने तक चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद इस क्लास के अंतिम समय तक बने रहने के लिए। आप इस क्लास को क्या करिए, अपने मित्रों तक, दोस्तों तक, और कर लीजिए करीबियों तक, और फ्रेंड सर्किल में क्या करिए, इसको शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास पहुंचाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी को पुनः धन्यवाद।